सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तो भाई आज हम पढ़ेंगे ऑडिट एविडेंस। ठीक है। तो अब सर ऑडिट एविडेंस होता क्या है मेरे भाइयों? ऑडिट एविडेंस जो होता है वो, आवाज आ रही है सब लोगों को सही तरीके से? सर आवाज सही से आ रही है सब लोगों को? ठीक है। सर ऑडिट एविडेंस मेरे भाई क्या होता है कि ऑडिट एविडेंस जिसको जो हमारे लिए बेसिस बनता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। हम अपना ओपिनियन किस में बताते हैं सर? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। हम अपनी अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो भी प्रोसीजर किए हमने, उसमें जो अपनी बात बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही। ठीक है। वो हम किस में बात बताते हैं सर? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। लेकिन ये मुझे कैसे पता लगेगा कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही? सर मैं ऑडिट प्रोसीजर करूंगा। तो सर ऑडिट प्रोसीजर करके मुझे मिलेगा क्या सर? ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिट एविडेंस मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट कर लूं सर, मैं अपना ओपिनियन किस में देता हूं सर? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। मैं किस में बता रहा होता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं सर? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। सर मुझे कैसे पता लगता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू ये दे रही है कि नहीं दे रही सर? ऑडिट प्रोसीजर करके। ऑडिट प्रोसीजर करके सर, ऑडिट प्रोसीजर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है सर? ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस सर, ऑडिट एविडेंस क्या होता है सर? ऑडिट एविडेंस बेसिस होता है। अगर कल कोई मुझसे पूछे, कल कोई लॉ कल कोई लॉ अगर मुझे कहे कि भाई तुमने कैसे ऑडिट रिपोर्ट में कह दिया, तुमने कैसे कह दिया कि एबीसी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। अगर कल कोई मुझसे, लेट सपोज कल कोई मुझसे कोर्ट पूछती है, कल कोई मुझसे कोई भी एक लॉ पूछता है, कोई भी एक इदारा पूछता है जो कि लॉ का इदारा है, मुझसे पूछता है कि भाई भाईजान इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही नहीं थे, तुमने किस बेसिस पे कह दिया कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? लेट सपोज एबीसी लिमिटेड पे कोई केस हो गया, तो तुमने कैसे कह दिया कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं और ये तो सही नहीं दे रहे हैं, इन्होंने तो फ्रॉड किया हुआ है? तो सर आप क्या दिखाएंगे? आप दिखाएंगे ऑडिट एविडेंस के इसके बेसिस पे मैंने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया। मैंने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया किसके बेसिस पे? ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे। तो सर ऑडिट एविडेंस क्या होता है सर? ऑडिट एविडेंस एक बेसिस होता है जिसके जिसके थ्रू ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है, कंक्लूजन बताता है। सर ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ किस में करता है सर? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपना कंक्लूजन बताता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ठीक है ना? तो ऑडिट एविडेंस मतलब एविडेंस मिलता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं पूछता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुमने कैशेड बैंक 10 मिलियन क्यों दिखाया है, इसकी वजह बताओ। तो वो मुझे एविडेंस क्या देंगे सर? बैंक स्टेटमेंट। वो मुझे एविडेंस क्या देंगे? एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिखवा लो बैंक से, जो कि कंफर्मेशन कल बताई थी मैंने, बैंक से कंफर्म करवा लो। तो सर जब वो बैंक स्टेटमेंट पे भी 10 मिलियन आ रहा होता है और अकाउंट में भी 10 मिलियन आ रहा होता है, तो मैं मान लेता हूँ हाँ यार वाकई इनके बाद अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। अगर नहीं आता है तो फिर दूसरी वजह क्या होती है? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है ना? बैंक रिकॉन जो बना के आए हो आप, तो वो दूसरी वजह होती है। तो ये मेरे लिए एक एविडेंस होता है। जैसे कि मैं अगर उनसे कहता हूं कि भाईजान आपकी पूरे साल में सेल हुई है कोई सपोज करो 2.5 मिलियन, मैं पूछता हूँ ये सेल कैसे हुई? तो वो बोलते हैं पॉपुलेशन निकाल के देते हैं पूरे साल में, लेजर निकाल के देते हैं सेल्स का लेजर। सर ये पूरे साल की सेल्स का लेजर है, आप इसमें कोई भी चेक कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, सेल के लेजर पे सैंपल लगाता हूँ और सर जितने भी आइटम्स आते हैं उनकी वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, उनकी इनवॉइसेस चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई गुड्स वाकई ऑर्डर आया था क्लाइंट से और इन्होंने क्या किया, उनको सेल की और बदले में सेल्स इनवॉइस सेंड की और पैसे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो वो रिसीवेबल में खड़े हैं। तो ये मेरी इनवॉइसेस मेरे लिए क्या होती हैं सर? इनवॉइसेस मेरे लिए एविडेंस होती है जिसके बेसिस पे मैं कंक्लूड करता हूं कि वाकई सेल जो है वो सही रिकॉर्डेड है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है। तो सर अब यही बात है। अब सर ऑडिट एविडेंस को, ऑडिट एविडेंस अभी हमने क्या कंक्लूड किया? ऑडिट एविडेंस वो होता है जिसके बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर दे रही है कि नहीं। ऑडिट एविडेंस जिसके बेसिस पे ऑडिटर कंक्लूड करता है कि ये जो फिगर्स आ रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये सही है कि नहीं। ठीक है सर। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ ऑडिट एविडेंस के अंदर ही, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
सर ऑडिट एविडेंस को हासिल करने के कितने तरीके हैं? सर दो तरीके। ऑडिट एविडेंस को हासिल करने के दो तरीके हैं। सर कौन से दो तरीके हैं? सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा तरीका सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सर ऑडिट एविडेंस को हासिल करने के कितने तरीके? सर दो तरीके। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? मुझसे पूछो क्या है? सर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल, भाईजान मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी के होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स। कंपनी के होते हैं इंटरनल कंट्रोल, जो कि पहले हम डिस्कस करके आए थे। कंपनी क्या करती है? जब कंपनी का इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, दोबारा रिवाइज कर लेता हूं। एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर कंट्रोल्स डाले जाते हैं, जैसे कि गलतियों को रोका जाए, जैसे कि फ्रॉड को रोका जाए। सर इंटरनल कंट्रोल किसकी बनाना जिम्मेदारी है? सर मैनेजमेंट की। सर इंटरनल कंट्रोल पे क्या ऑडिटर रिपोर्ट करता है? नहीं सर, इंटरनल कंट्रोल पे ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना जिम्मेदारी नहीं है। फिर सर आप क्यों कह रहे हैं कि हम कंट्रोल को टेस्ट करते हैं? तो सर इंटरनल कंट्रोल में अगर भी आपने ये भी तो कहा था, इंटरनल कंट्रोल में अगर वीकनेसेस आ जाती हैं तो मैनेजमेंट लेटर में हम रिपोर्ट करते हैं। सर मैनेजमेंट लेटर में रिपोर्ट करते हैं किसके लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। ठीक है, उनको बताते हैं, हम शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट नहीं करते। तो सर हम यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल ऑडिट एविडेंस को हासिल करने के लिए दो तरीके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? सर मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स बनाए हैं, मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स बनाए हैं, उनको सर चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल्स को टेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल्स को टेस्ट करना पड़ेगा। याद करो लास्ट क्लास में मैंने ऑडिट प्रोसीजर के अंदर आपको री परफॉर्मेंस एक प्रोसीजर पढ़ाया था। ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर मैंने आपको एक प्रोसीजर पढ़ाया था, री परफॉर्मेंस। उसमें री परफॉर्मेंस में मैं क्या कर रहा था? जो कंट्रोल, जो प्रोसेस क्लाइंट खुद करता है, मैंने वो ही री परफॉर्म कर किया था। मैंने उसका ये एग्जांपल दिया था, जो कंट्रोल क्लाइंट रोज परफॉर्म करता है, मैंने उसको चेक करने के लिए क्या किया था? री परफॉर्म किया था। री परफॉर्मेंस क्यों री परफॉर्म किया था? सर ताकि मैं चेक कर सकूं कि क्या ये कंट्रोल जैसे क्लाइंट कह रहा है वैसे इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं। उसको सर मैंने रीपरफॉर्म किया, तो सर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल हुआ। सर ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सर ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या है? सर ये इंटरनल कंट्रोल कंपनी के कंट्रोल्स को चेक करते हैं, कंपनी के फिगर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को चेक नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कैशेड बैंक का बैलेंस आ रहा है उसको चेक नहीं करता टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हुई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट, वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है उस अमाउंट को टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक नहीं करता। सर सेल्स सपोज करो 2.5 मिलियन रिकॉर्डेड है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल 2.5 मिलियन को चेक नहीं करता। सर फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या करता है? सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करता है वेदर, सर वेदर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइंट आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। क्या क्लाइंट के पास कंट्रोल्स हैं? अगर हैं तो क्या वो सही से काम कर रहे हैं, जैसे क्लाइंट ने बताया है, जैसे कंपनी ने बताया है, उसी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं? ठीक है, अगर सर सही से काम कर रहे हैं, अगर सही से काम कर रहे हैं तो क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। सर दूसरी बात सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सर ये क्या फिगर को वेरीफाई करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल? नहीं सर, ये फिगर को वेरीफाई नहीं करते, ये कंट्रोल्स को वेरीफाई करते हैं। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके जो वीकनेसेस मिलती है वो मैं किस में रिपोर्ट करता हूँ? सर मैनेजमेंट लेटर में, एमएल में। सर मैनेजमेंट लेटर किसको भेजा जाता है? सर शेयर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है। सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं? सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर दो चीजें होती हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर दो चीजें होती हैं। सर कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर होती हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एपी, और टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिसको मैं क्या बोलूंगा? टीओडी। टीओडी। सर
सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं सर? सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो चीज होती है कि भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर्स आ रही हैं वो सही है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फिगर्स आ रही हैं वो सही है कि नहीं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर मैं बैलेंस शीट की, मैं पीएनएल की, सर मैं चेंजेस इन इक्विटी की, मैं कैश फ्लो की, मैं नोट्स टू अकाउंट की वेरिफिकेशन कर रहा होता हूं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर सही से आ रहे हैं कि नहीं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बने हैं कि नहीं, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर अगर कोई एडिशन हुआ ड्यूरिंग द ईयर तो वो सही से आ रहा है कि नहीं, क्या एडिशन होने के बाद डेप्रिसिएशन सही से चार्ज हुआ, अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर डिस्पोजल हुआ तो क्या वो सही से आ रहा है कि नहीं। सर डिस्पोजल हुआ तो क्या गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल सही से कैलकुलेट हुआ कि नहीं, क्या रिसीवेबल अगर आ रहा है तो वो सही से आ रहा है कि नहीं, प्रोविजनिंग उस पर सही से हुई, अगर कोई स्टॉक आ रहा है तो क्या वो अकॉर्डिंग टू IS2 इन्वेंट्री वो लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पे वैल्यू है कि नहीं। सर अगर इंटेंजिबल एसेट आ रहा है तो क्या उस पर अमोर्टाइजेशन सही से चार्ज हुई कि नहीं। बेसिकली सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या करते हैं, आपकी बैलेंस शीट को, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं। बेसिकली सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो होते हैं वो आपके बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे होते हैं। अब सर ये एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं, इससे पहले मैं आपको ये फर्क बता दूं भाईजान। ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर किसको वेरीफाई करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। सर ये टीओसी क्या करते हैं, कंपनी के कंट्रोल्स को चेक कर रहे होते हैं कि वो सही से काम करते हैं कि नहीं। अब पहले मैं ये करता हूं, ये पहले मैं करता हूं, ठीक है, ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। उसके बाद मैं ये करता हूं सर, टीओसी पहले मैं करता हूं, उसके बाद मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर करता हूं। सर मैं टीओसी पहले क्यों करता हूं? सर याद करो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में था कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, वो इंटरनल कंट्रोल्स बनाना, वो इंटरनल कंट्रोल। सेकंड नंबर पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए, सेकंड नंबर पे बात लिखी हुई थी, वो इंटरनल कंट्रोल्स बनाना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के चांसेस को रोकें, गलतियों के चांसेस को कम कर दें। सर तो मैं इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी के चेक करता हूं बाय परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करता हूं बाय परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके मुझे पता चलता है कि क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल इफेक्टिव काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल इफेक्टिव हैं या इफेक्टिव नहीं है। अगर सर इफेक्टिव होंगे तो क्या होगा, अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे तो क्या होगा। तो सर याद करो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या लिखा था, अगर इंटरनल कंट्रोल वो कंट्रोल्स तुम बनाओ जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम हो जाएं। मिस स्टेटमेंट मतलब गलतियां। अगर सर इंटरनल कंट्रोल के अंदर अगर गलती होगी, इंटरनल कंट्रोल की अगर अगर इफेक्टिव होंगे, लेट सपोज इंटरनल कंट्रोल अगर इफेक्टिव होंगे तो इससे क्या फायदा होगा। सर इससे ये फायदा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन यही थी कि भाईजान प्रोसेस के अंदर कंट्रोल डाल दो, प्रोसेस के अंदर कंट्रोल होने से क्या होगा सर, फ्रॉड अगर हो रहा होगा तो पकड़ा जाएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री होने से पहले वो खत्म किया जाएगा। इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन यही थी कि भाईजान प्रोसेस के अंदर कंट्रोल डाल दो, अगर गलती कोई हो रही होगी तो सर उसको रोका जाएगा। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री सही जा रही होगी, गलत नहीं जा रही होगी। सर सर अब क्या होगा कि भाईजान टेस्ट ऑफ कंट्रोल सबसे पहले मैं करूंगा। लेट सर ये मैं पहले क्यों करता हूं, बाद में सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्यों करता हूं, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों करता हूं, बाद में सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्यों करता हूं। सर लेकिन मेरा तो काम जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना नहीं है, मेरा तो काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को वेरीफाई करना है। आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके अपना टाइम जाया क्यों कर रहे हैं,
आप क्यों कर रहे हैं अपना टाइम जाया? आप सस्टेनेटिव प्रोसीजर करें ना। आप सस्टेनेटिव प्रोसीजर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर वेरीफाई करके जल्दी जान छुड़ाएं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कंक्लूजन दे दे। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके अपना टाइम जाया क्यों कर रहे हैं? बेटा अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा, अगर मैं पहले चेक करूंगा, क्लाइंट से पूछूंगा, क्लाइंट कंपनी तुम्हारे पास इंटरनल कंट्रोल्स हैं? तो वो बोलेगी हाँ है, ये है मेरे पास इंटरनल कंट्रोल। अब मैं उसकी बात को कैसे मान लूं? प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म क्या था सर? जो मैनेजमेंट कहे वो बात ना मानो, उसको चेक करो। हर मैनेजमेंट की कही हुई बात को ना मानो, मानो भले, पर हर मैनेजमेंट की हर बात को नहीं मानो, सारी बातें नहीं माननी। तो सर अब मुझे उनसे पूछा मैंने, तुम्हारे पास कंट्रोल है? उन्होंने बोला हाँ है। अब मैं कैसे मान लूं कि है या नहीं? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा तो क्या होगा? अगर लेट सपोज इफेक्टिव होंगे तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आएगा कि भाईजान अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, इसका मतलब गलतियों के चांसेस, इसका मतलब मिस स्टेटमेंट के चांसेस, मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम हैं, मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम हैं, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगी, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही होंगी। अभी मैंने कहा नहीं है कि दे रही है कि नहीं। क्यों क्यों नहीं कहा? क्योंकि अभी मैंने सस्टेनेटिव प्रोसीजर नहीं किए हैं। ये तो मैंने इंटरनल कंट्रोल्स को इफेक्ट चेक करके कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके कंक्लूजन अपने दिमाग के अंदर ये बात डाली है मैंने कि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं। तो सर मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कम है। अगर मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कम है तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के चांसेस कम होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के चांसेस कम होंगे। सर क्या क्वेश्चन किया है एहसन भाई? रिव्यू में भी टीओसी और सस्टेनेटिव प्रोसीजर दोनों करते हैं, मिस स्टेटमेंट चांसेस कम होंगे। रिव्यू में टीओसी नहीं करता, रिव्यू के अंदर सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स करता हूं और टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर सिर्फ इंक्वायरी करता हूं। ठीक है सर, जब टीओसी से हमें पता चल जाएगा कंट्रोल इफेक्टिव है तो ज्यादा मेहनत नहीं करेगी प्रोसीजर में। बिल्कुल सर, शक करना तो सर उसका सिंपल सा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सर अब होगा क्या मेरे भाइयों? अगर एक दफा रुक जाओ, ठीक है ना, सब बताता हूं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर करूंगा मैं तो क्या होगा? मिस स्टेटमेंट, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल इफेक्टिव आ गए मतलब मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम है। अगर मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम है तो सर मेरे दिमाग में आ जाएगा कि अब मैं अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम करूं, क्योंकि सर मेरी प्रोफेशनल जजमेंट कहेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के चांसेस कम है, तो लिहाजा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में कम करूं और अपना टाइम सेव कर लूं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कम करूं और अपना टाइम सेव कर लूं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्यों कम करूं? क्योंकि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के चांसेस कम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के चांसेस कम है। क्यों कम है सर? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है। लेट सपोज सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल इनइफेक्टिव आते, मतलब इफेक्टिव नहीं होते, तो सर अब क्या होता? अब सर ये होता मिस स्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते। मिस स्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते। तो इसका मतलब क्या होता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के ज्यादा चांसेस हैं, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के ज्यादा चांसेस हैं तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसकी फिगर्स को मुझे ज्यादा वेरीफाई करना पड़ता, और अगर उसकी फिगर को ज्यादा वेरीफाई करना पड़ेगा चेक करने के लिए तो सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई? अब सर बात यह है कि भाईजान मैं कैसे चेक करूंगा? सर मैं ऑडिट एविडेंस को एई लिख रहा हूं। सर ऑडिट एविडेंस को लेने के कितने तरीके? दो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सर क्या, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अलावा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अब सर ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं इसको करने के कितने तरीके? सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल। अब सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, भाईजान आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को चेक करना है तो क्या करोगे? सर ऑडिट प्रोसीजर्स।
सर ऑडिट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक करना है तो कैसे, किस तरीके से चेक करोगे? सर मैं ऑडिट प्रोसीजर करूंगा। सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को चेक करना है तो किस तरीके से चेक करोगे? सर ऑडिट प्रोसीजर्स। इसका मतलब ऑडिट एविडेंस लेने के दो तरीके, मेरे साथ साथ बोलो, ऑडिट एविडेंस लेने के दो तरीके, मेरे साथ साथ बोलो, दोहराते जाओ। सर ऑडिट एविडेंस लेने के दो तरीके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने के दो तरीके, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ऑब्टेन करने के लिए, इन दोनों को करने के लिए सर कायरो, ये कायरो क्या है? सर ये कायरो ऑडिट प्रोसीजर है। मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए भी ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने के लिए भी ऑडिट प्रोसीजर। सर सी से कंफर्मेशन, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, आई से तीन बातें, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, और सर इंस्पेक्शन ऑफ, और सर इंक्वायरी। सर आर से क्या है? दो बातें, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। ओ से क्या है? ऑब्जर्वेशन। ओ से क्या है? ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रही है? सर अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे मैंने दो बातें लिखी हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल में कौन सी बातें आती हैं? सर कायरो में से अगर मैं ए हटा दूं, कायरो में से अगर मैं ए हटा दूं तो बाकी जो बातें बचती हैं वो इसके अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल में आती हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टीओडी। टीओडी इसको क्या बोलते हैं ऑडिट की लैंग्वेज में? टीओडीज कर लिए? हाँ सर टीओडी कर लिए। टीओडीज मतलब एपी के अलावा। एपी क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टीओडीज मतलब एपी के अलावा। तो मतलब अगर कायरो में से मैं ए हटा दूं, ए को यहां ले जाऊं, तो ये बन जाएगा टीओडी, ये बन जाएगा टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एपी एनालिटिकल प्रोसीजर। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है बात? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछे। सर मैं क्या, कहां पे थे हम? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर दो बातें थी, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल। सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर को करने का तरीका क्या? ऑडिट प्रोसीजर। सर ये दोनों आप देखें, ये दोनों आप देखें तो ये है क्या? ऑडिट प्रोसीजर्स। इस ऑडिट प्रोसीजर को ब्रेक किया गया है। ऑडिट प्रोसीजर क्या है? कायरो। कायरो का जो ए है एनालिटिकल प्रोसीजर, वो यहाँ रखा गया है, और बाकी जो चीजें हैं वो यहाँ रखी गई हैं टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर। तो इस तरीके से अब कायरो है क्या? सर CAIRO। ए हट गया, ए कहाँ चला गया? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और सर बाकी जो चीजें बच गई, कंफर्मेशन, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, रिकॉर्ड्स, इंक्वायरी, रीपरफॉर्म, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, वो टेस्ट ऑफ डिटेल में रखी गई। तो ये चीजें। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ना करूं और ऑडिट रिपोर्ट दे दूं? नहीं बेटा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो कंट्रोल को चेक करते हैं, तुम्हारा काम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को चेक करना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो कंट्रोल की इफेक्टिवनेस और नॉन इफेक्टिवनेस बताएंगे। क्या तुम कंट्रोल पे रिपोर्ट देते हो? नहीं। तो सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने पड़ेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फिगर्स को वेरीफाई करते हैं। तुमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, चेक करना है, ऑफिशियली एग्जामाइन करना है, जो कि तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करते हैं। सर फिर अगर ये बात है तो टीओसी क्यों कर रहे हो? सब्सटेंटिव प्रोसीजर करके जान छुड़ाओ ना। बेटा ये करके तुम अपना टाइम बचाते हो, इसको कम करते हो। अगर ये इफेक्टिव हो जाता है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में मैं काम कम करता हूं, क्योंकि सर गलतियों के चांसेस कम होते हैं। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में लेट सपोर्ट सैंपल साइज, अगर मुझे 1000 की पॉपुलेशन में से 300 लेना होता है और अगर कंट्रोल इफेक्टिव हो जाते हैं तो मैं 200 ले रहा होता हूं। अब 100 सैंपल साइज को करने का टाइम बच गया ना। पर अगर ये इनइफेक्टिव होते तो 300 400 ले रहा होता, गलतियों के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है सर। अब सर एक और टॉपिक करवाता हूं। अब सर ऑडिट एविडेंस को, ऑडिट एविडेंस मेरे लिए क्या होना चाहिए? सर सही,
ऑडिट एविडेंस मेरे लिए होना चाहिए सही। मेरे साथ साथ बोलो सही। सर ये सही क्या है? सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिट एविडेंस का मेरे लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना जरूरी है। सर सफिशिएंट का बताता हूं, ऐसा बताता हूं। सर ऑडिट एविडेंस का मेरे लिए सही होना बहुत जरूरी है। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना जरूरी है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना जरूरी है। ऑडिट एविडेंस का मेरे लिए सही होना जरूरी है। सही का मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब ऑडिट एविडेंस के लिए मेरे लिए क्या होना जरूरी है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए मेरे लिए होना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना जरूरी है। सर इसका क्या मकसद? सर इसका ये मकसद भाईजान, सफिशिएंट किस चीज से रिलेट करता है? सर जब तक ऑडिट एविडेंस सही नहीं होगा, सही से मुराद आज के बाद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पूरा नहीं बोलूंगा मैं। आज के बाद क्या बोलेंगे? ऑडिट एविडेंस का सही होना जरूरी है। सही, सही से मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिट एविडेंस का सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना जरूरी है। अगर ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा तो सर वो मेरे लिए काम का नहीं है। जो भी मैं जिस चीज पे भी एविडेंस लूंगा वो मेरे लिए क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी हेड के अगेंस्ट में एविडेंस लूंगा, वो मेरे लिए क्या होना चाहिए? सही, सही होना चाहिए। ठीक है ना? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर सही नहीं होगा तो मेरे लिए काम का नहीं है। ठीक है ना? मैं ट्रू एंड फेयर व्यू की कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकूंगा। सर सफिशिएंट रिलेट्स टू, सर सफिशिएंट रिलेट्स टू क्वांटिटी। सर सफिशिएंट रिलेट्स टू क्वांटिटी। ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी इनफ होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा इतना इस कदर एविडेंस हो कि मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूं। ऐसे नहीं कि भाई आधा एविडेंस दे दिया, ठीक है ना, मतलब सही तरीके से एविडेंस नहीं दिया, इस तरीके से। सर उसके अलावा अप्रोप्रिएट रिलेट्स टू, सर अप्रोप्रिएट रिलेट्स टू रिलेवेंट एंड रिलायबिलिटी। सर appropriate relates to relevant and reliability. Appropriate relates to sir relevant and reliability. सर ये रिलायबिलिटी क्या है? सर मुझसे पूछो रिलायबिलिटी क्या है, रिलेवेंट क्या है, रिलायबिलिटी क्या है? सर रिलेवेंट मतलब भाईजान जिस चीज के लिए एविडेंस मांग रहा हूं ना वही दिखाओ। मकसद की चीज दिखाओ, फालतू की चीज ना दिखाओ। मैं मांग रहा हूं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर एडिशन कैसे हुई, तो उसका मुझे क्या दिखाओ? परचेज वाउचर दिखाओ। भाईजान कंपनी से मैंने पूछा तुम्हारे अंदर कितनी एडिशन हुई? उन्होंने बोला सर हमने एक गाड़ी खरीदी है, गाड़ी मेरी पीपी है। तो मैं पूछूंगा इसके लिए रिलेवेंट एविडेंस दिखाओ, तो उन्होंने मुझे गाड़ी के कागजात दिखाए, गाड़ी का वाउचर दिखाया, तो सर वो मेरे लिए रिलेवेंट है, सफिशिएंट भी है। अब सर रिलायबिलिटी क्या होती है? सर रिलायबल क्या होता है? रिलायबल मतलब सर एविडेंस पे मैं कब यकीन करूंगा, एविडेंस मेरे लिए कब यकीन के काबिल होगा, कब यकीन के काबिल होगा? तो सर 5 बातें होती हैं रिलायबिलिटी के केस में। रिलायबिलिटी के केस में 5 बातें होती है। सर क्या बातें होती है? 5 बातें। सर 5 बातें ये होती हैं कि भाईजान एविडेंस इज मोर रिलायबल। अगर मैं उसे कह रहा हूं, अगर मैं उसे कह रहा हूं कि मुझे मुझे एविडेंस दो, अगर उसने फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट दिया, तो क्या फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल है या ओरिजिनल कॉपी एविडेंस की ज्यादा रिलायबल है? बताओ मुझे, फोटोकॉपी ज्यादा रिलायबल है
या और अगर मैंने उसको बोला रिसीवेबल की इनवॉइस दिखाओ तो उसने मुझे फोटोकॉपी निकाल के दे दी, क्या फोटोकॉपी ज्यादा रिलायबल है या ओरिजिनल फॉर्म? सर ओरिजिनल फॉर्म इज मोर रिलायबल। मेरे साथ साथ बोलते जाओगे, याद हो जाएगा। ये आईकेप का सवाल आता है, व्हेन एन एविडेंस कंसीडर इज द मोर रिलायबल, ठीक है ना? तो आप बोलोगे ओरिजिनल एविडेंस, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एविडेंस इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। उसके अलावा दूसरी चीज सर ओरल से कुछ बातें होती है, मैंने उससे पूछा यार ये चीज कैसे हुई, तो उसने ज़ुबानी बता दिया। पर अगर वो रिटन फॉर्म में होती तो ज्यादा रिलायबल होती, या ओरल फॉर्म में एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा? सर रिटन फॉर्म में, रिटन एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद सर एक एक एविडेंस मुझे क्लाइंट के हाथों से मिल रहा है, इंटरनली क्लाइंट के हाथों से मिल रहा है, एक एविडेंस मुझे बाहर से मिल रहा है, तो कौन सा ज्यादा रिलेवेंट होगा? जैसे कि मैंने क्लाइंट से कहा बैंक स्टेटमेंट दो, तो वो क्लाइंट ने मुझे खुद दी, क्लाइंट ने मुझे खुद दी। अब सर मैंने क्या किया, पर कंफर्मेशन भिजवाई, जैसे बैंक मुझे डायरेक्ट दे, तो सर डायरेक्टली ऑब्टेन किया मैंने, एक्सटर्नली ऑब्टेन किया, तो एक्सटर्नल वाला ज्यादा रिलायबल है। अब सर मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूं, अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स, अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, तो सर इंटरनल जनरेटेड एविडेंस भी रिलायबल होगा। क्यों रिलायबल होगा? क्योंकि उसमें गलतियों के चांसेस कम होंगे। इंटरनल जनरेटेड एविडेंस विल बी रिलायबल, क्योंकि उसमें गलतियों के चांसेस कम होंगे, क्योंकि उसमें गलतियों के चांसेस कम होंगे। भाई अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे तो इंटरनली जो एविडेंस निकला होगा वो भी सर जो मिलेगा मुझे वो भी रिलायबल ज्यादा होगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? सर अब नमाज पढ़ के आ जाएं तो उसके बाद हम आगे। सर आखिरी बात रह गई, पहली बात रिलायबिलिटी कब होगी कि फोटोकॉपी, अगर मैं क्लाइंट से कोई चीज मांगू तो वो अगर ओरिजिनल फॉर्म में दे तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, अगर फोटोकॉपी पे दिया उसने तो वो एविडेंस मेरे लिए रिलायबल होगा पर कम होगा, तो ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इन फोटोकॉपी फॉर्म। अगर मैं कोई एविडेंस उससे मांगू, अगर वो मुझे ओरल फॉर्म में बताए, अपने अल्फाज में बताए, तो वो मेरे लिए इतना रिलायबल नहीं होगा एज कंपेयर टू रिटन फॉर्म। तो मैं कहूंगा रिटन फॉर्म इज मोर रिलायबल देन दी ओरल फॉर्म, ठीक है। एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन दी एविडेंस ऑब्टेन इंटरनली। अगर जो एविडेंस मुझे एक्सटर्नल पार्टी से मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट का मैंने हवाला दिया आपको। सर बैंक स्टेटमेंट एक क्लाइंट मुझे दे रहा है, एक मैं क्या कर रहा हूँ, उसी बैंक को मैं क्या कर रहा हूँ, कंफर्मेशन भेज रहा हूँ और वो बैंक मुझे डायरेक्टली सेंड करता है, ठीक है ना? तो एक्सटर्नल एविडेंस मिल गया। इंटरनल इंटरनल कंट्रोल्स अगर आपके इफेक्टिव हैं तो इंटरनल जनरेटेड एविडेंस भी ज्यादा रिलायबल होगा ऑडिटर के लिए। अब एक और बात रह गई, टोटल ये 4 बातें हो गई, आखिरी पांचवी बात। सर पांचवी बात क्या? सर अगर एक, कभी कभी क्या होता है कि एक एविडेंस है, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने हमजा को कंफर्मेशन भेजी, हमजा कौन है? क्लाइंट ए का डेटर है, क्लाइंट ए का डेटर है, क्लाइंट ए को इसने कितने पैसे देने? 15,000। मैंने क्या किया, मेरे लिए क्लाइंट के लिए क्या है, एक्सटर्नल पार्टी है, मैंने ना इसको क्या भेजी, कंफर्मेशन भेजी। इसमें कंफर्मेशन में मैंने कहा हमजा तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्लाइंट ए को कितने पैसे देने। अब हमजा ने क्या किया, हमजा ने क्या किया, इस कंफर्मेशन पे 15,000 लिख के, इस कंफर्मेशन पे 15,000 लिख के किसको दे दिए? इसने दे दिया, लेट सपोज इसने दे दिया क्लाइंट ए को, क्लाइंट ए को दे दिया, और क्लाइंट ए ने क्या किया, ऑडिटर को आके दिए, मतलब मुझे आके दिए, ठीक है। और दूसरा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस केस को, मैं ऑडिट कर रहा हूं क्लाइंट ए का, और क्लाइंट ए के पास एक बंदा है रिसीबल जिसका खड़ा है, जिसका नाम है हमजा, उसका 15,000 रिसीबल खड़ा है।
मैंने बोला ये 15,000 कैसे है, तो उसने इनवाइस दिखाई, सर हमने इसको इनवाइस भेजी है 15,000 की, इसने अभी पैसे नहीं दिए। मैंने क्या किया, हमजा को कंफर्मेशन भेजी, हमजा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कितना पेंडिंग है इसको बैलेंस देने के लिए। हमजा ने कंफर्मेशन में 15,000 रुपए लिखे और क्या किया सर, ए को दे दिया, क्लाइंट को दे दिया, और क्लाइंट ने आके मुझे दिया। और दूसरा केस क्या हुआ, दूसरा केस क्या हुआ ऑन द अदर एंड, अगर हमजा कंफर्मेशन पे 15,000 लिखता और ये डायरेक्ट ऑडिटर को भिजवा देता, तो सर ये ज्यादा रिलायबल है, ये ज्यादा रिलायबल है या ये ज्यादा रिलायबल है? कौन सा वाला रिलायबल है सर, बताएं मुझे, बताएं सर कौन सा वाला ज्यादा रिलायबल है? डायरेक्टली टू ऑडिटर, सर डायरेक्टली टू ऑडिटर, सर ये वाला ज्यादा रिलायबल है। तो मैं क्या कह सकता हूं, एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली, वो एविडेंस जो आपने डायरेक्टली ऑब्टेन किया, एविडेंस ऑब्टेन, एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली, एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली इज मोर रिलायबल, ठीक है ना, देन इनडायरेक्टली, ठीक है ना, एविडेंस डायरेक्ट। अब रिलायबिलिटी के सर, रिलायबिलिटी के कितनी बातें, रिलायबिलिटी की 5 बातें, रिलायबिलिटी की 5 बातें। सर फोटोकॉपी, original evidence is more reliable than photocopy, written form evidence is more reliable than oral form, evidence obtained externally is more reliable than internally, internal controls अगर effective हैं तो internal generated evidence will be more reliable। और पांचवी बात सर, एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली मोर रिलायबल देन एविडेंस ऑब्टेन इनडायरेक्टली। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैं अगर क्लाइंट ए का ऑडिट कर रहा हूं, मैं अगर क्लाइंट ए का ऑडिट कर रहा हूं और क्लाइंट ए के बुक्स में हमजा जो है इसका रिसीबल खड़ा है 15,000, इसका रिसीबल खड़ा है 15,000, मैंने क्लाइंट ए को कहा ये किस तरीके से कैसे खड़ा हुआ, तुमने क्यों एंट्री की? उसने मुझे इनवाइस दिखा दी, उसने मुझे क्या दिखा दी, इनवाइस दिखा दी। मैंने क्या किया, फिर भी हमजा को कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन भेजी, हमजा हमजा मुझे बताओ कि इसके इसको तुमने कितने पैसे देने हैं। हमजा ने क्या किया, इस कंफर्मेशन में 15,000 रुपए लिखे, इस कंफर्मेशन में कितना बैलेंस लिखा, 15,000। और इसने क्या किया, क्लाइंट को भेज दिया, ए को भेज दिया, क्लाइंट ए जिसका ऑडिट कर रहा हूं, और क्लाइंट ए ने लाके मुझे दिया, लो जी हमजा ने भी वही बैलेंस कंफर्म किया जो कि मेरे बुक्स में था, खाम खा आपने ना कंफर्मेशन भिजवा दी। और दूसरा केस क्या हुआ सर, हमजा को मैंने कंफर्मेशन भेजी, हमजा ने 15,000 रुपए कंफर्मेशन में लिखे और डायरेक्टली मुझे भेज दी, डायरेक्टली मुझे भेज दी, ऑडिटर को भेज दिया। अब ये क्या ज्यादा रिलायबल है, ये रिलायबल है सर, ये वाला ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये हमजा ने डायरेक्ट भेजा, एक्सटर्नल पार्टी ने डायरेक्टली ऑडिटर को कंफर्म किया। तो सर एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली मोर रिलायबल, ठीक है ना। अब सर आ जाएं, कहाँ पे आ जाएं सर, आप आ जाएं सर मेरे वाले हैंडआउट पे, मेरे वाले हैंडआउट पे आ जाएं सर। सबसे पहले तो सबने खोल लिया मेरा वाला हैंडआउट, सबने खोल लिया मेरा वाला हैंडआउट सर? सर सबने खोल लिया, आवाज आ रही है सब लोगों को? चलें सर, करते हैं अब शुरू। Audit evidence is the information used by auditor in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based. Audit evidence include both information contained in the accounting records underlying the financial statement, other corroborative evidence. What is meant by sufficient and appropriate audit evidence? Sufficient is the measure of quantity of the audit evidence. Sufficiency of the audit evidence affected by, ये 4 बातें पढ़ लें फिलहाल, इनको आगे जाके समझाऊंगा, फिलहाल समझ में नहीं आएंगी, या थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू कर लेता हूं। सर आप कब मानेंगे सफिशिएंट, तो आपने बोल तो दिया कि सफिशिएंट क्वांटिटी है, चलें समझा देता हूं, अभी समझा देता हूं। आपने समझा तो दिया, आपने बोल तो दिया सफिशिएंट मींस क्वांटिटी, लेकिन जैसे एसन ने कहा सर मैं कब ये समझूंगा कि अभी मेरे लिए क्वांटिटी इनफ है या क्वांटिटी इनफ नहीं है, ठीक है ना। कब मैं समझूंगा क्वांटिटी मेरे लिए सफिशिएंट है, कब मैं समझूंगा क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है? सर assess risk at financial statement level and assertion level, if risk is high more evidence required। अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गलतियों के चांसेस ज्यादा हैं,
अगर सेल्स में गलतियों के मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं तो तुम क्या कहोगे? सर एविडेंस ज्यादा दिखाओ, सपोर्ट्स ज्यादा दिखाओ। क्या तुम 100 ट्रांजेक्शन में मान जाओगे? नहीं सर, मैं 150 करना चाहूंगा, मैं 200 करना चाहूंगा। ज्यादा क्वांटिटी होगी तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। मटीरियलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एटम, अगर सर एक चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स जैसे कि डेफर टैक्स की कैलकुलेशन, ठीक है ना, एक चीज ज्यादा मुश्किल है, एक चीज जिसमें ज्यादा एस्टिमेट्स हैं, एक चीज जिसमें ज्यादा अजम्पशंस हैं, तो उसमें सर ज्यादा मुझे एक चीज बड़े अमाउंट की है। मटीरियलिटी मतलब एक चीज बड़े, मटीरियलिटी फिलहाल ये समझो, ज्यादा ये पता चल तब चलेगा इसके बारे में मटीरियलिटी जब आयजा 320 करेंगे। पर मटीरियलिटी मतलब जब एक चीज ज्यादा बड़े अमाउंट की है तो सर, और ज्यादा मुश्किल है, तो जितनी मुश्किल होगी जितना उसमें ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा तो उसमें सर मैं ज्यादा क्वांटिटी चेक करना चाहूंगा, जैसे उसके अंदर गलतियों के चांसेस कम हो, मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेसेस, सर ऑडिटर एक जैसे कि रिकरिंग ऑडिट है, रिकरिंग ऑडिट है तो सर लास्ट रिकरिंग ऑडिटर मतलब सर लास्ट टाइम भी हमने ऑडिट किया था और इस साल भी हम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे पता चलेगा कि इस लास्ट टाइम जब मैंने ऑडिट किया था ना तो लाइबिलिटीज में ना ज्यादा गलतियां थी, तो इस दफा ना लाइबिलिटीज में ना मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, जैसे अगर गलती होगी तो क्वांटिटी बढ़ने के सैंपल में अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑडिटर का नॉलेज और एक्सपीरियंस जो होता है ना वो भी सफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, अगर सर ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी अच्छी होगी तो सफिशिएंसी कम हो जाएगी, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो सफिशिएंसी कम नहीं होगी। सर क्वालिटी कैसे? सर जैसे कि मैंने उसको बोला कि भाईजान फोटो मुझे बैंक स्टेटमेंट दो, तो उसने फोटो कॉपी ला के दिया। अब क्या ये क्वालिटी एविडेंस की सही है? नहीं सर, क्वालिटी तो तब सही होती जब वो ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता, आसान अल्फाज में रिलायबिलिटी सही हो, ठीक है ना। सर नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अगर सर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्गर होंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, गलतियों के चांसेस कम हो गए, अगर इनइफेक्टिव होंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सर व्हाट इज मीन बाय अप्रोप्रिएट? अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, its relevance and its reliability in providing support for conclusion on which auditor opinion is based. Sir, relevance. Relevant deals with the logical connection between the audit evidence and assertion being tested. ये assertion क्या होता है ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। रिलेवेंस आसान अल्फाज में सर रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है ना, वो एविडेंस दो जिसकी बात बनती भी हो, लॉजिकल कनेक्शन हो। ऐसे नहीं मैं कोई एक बात कर रहा हूँ आप किसी दूसरी बात का जवाब दे रहे हो। रिलायबिलिटी, कब एविडेंस रिलायबल होगा? एविडेंस फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्सेज मोर रिलायबल देन द इंटरनल एविडेंस। Example, confirmation from customer is more reliable than a sale invoice. Evidence in documentary form, whether paper, electronic or other medium, is more reliable than the evidence in oral form. Written confirmation from a data is more reliable than telephonic reply. Evidence is the form of original document is more reliable than the photocopy or fax. Evidence obtained directly by auditor is more reliable than evidence obtained indirectly or by inference. Observation or application of control more reliable than the inquiry about application of control. Evidence generated internally is more reliable than related control, or its preparation and maintenance are effective. बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिव हो सर, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अब आ जाओ पास पेपर पे, सबसे ऊपर आ जाओ। कल की क्लास में हमारे ऑडिट एविडेंस सब खत्म हो जाएगा। सबसे ऊपर आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। कल की क्लास में हमारा ऑडिट एविडेंस खत्म हो जाएगा। आ गए सब? पहले पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए सब? एक दफा हाँ कह दो कि मुझे तसल्ली हो जाए। ठीक है, चलें सर क्वेश्चन 1 रीड करता हूं मैं। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म ऑडिट एविडेंस, स्टेट व्हाट इट कंप्राइजेस। तो इसके अंदर ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन बता देंगे। आ रहा है भाईजान, ये सवाल हो रहा है? ठीक है बिल्कुल। उसके बाद सर एक्सप्लेन द टर्म सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कर लोगे ये डिफाइन? कर लोगे ये डिफाइन? क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल। बाकी भी जवाब दें, सिर्फ एहसन ने लिए क्या क्लास? ये मुझे जो है ना, हमजा और खवातीन जो हैं वो कुछ खवातीन
वो मुझे ना आंसर सेंड कर दिए, हैंड आउट 3 हैंड आउट 2 के उन्होंने करके दे दिए। बाकी अक्सर जो बच्चे हैं ना वो सेंड ही नहीं करते। यार बाकी भी कर लिया करो यार, एहसान कर लो मुझ पे, सवाल सॉल्व करके भेज दो मुझे। क्या होगा यार, हैंड आउट 1 2 3 करवा लिया है मैंने, ये हैंड आउट 4 चल रहा है, 4 या 5 है मेरे ख्याल से कोई, तो आप करके भेज दो यार। सर Question 3, list and explain 4 factors that will influence the auditor judgment regarding the sufficient of evidence obtained। ये जो अभी 4 बातें पढ़ी, रिस्क हो गया, इंटरनल, हाँ तुमने भेजा था हमास, उसके अलावा बहुत सारे रहेंगे, ठीक है ना। सर ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो रहा है ना भाईजान, रिस्क क्वालिटी, और उसके अलावा पास्ट एक्सपीरियंस, ऑडिटर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एक्सप्लेन 4 फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये तो अभी मैंने याद करवा दिया। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कह रहा है, एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन इट इज ऑब्टेन इन, किस फॉर्म में सर, रिटन फॉर्म में। एविडेंस फोटोकॉपी से ओरिजिनल में ज्यादा रिलायबल है, ये वो वाली बातें कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सर ब्रीफली एक्सप्लेन, ये तो हमने किया था लास्ट क्लास में। आगे आ जाता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं भाईजान, भाइयों क्वेश्चन 10 पे आ जाएं। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एन ऑडिटर इवेल्युएट्स द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस कैसे इवेल्युएट करता है, वो जो 4 बातें, कब एविडेंस सफिशिएंट होगा, 4 बातें, 4 बातें अभी पढ़ी ना, सफिशिएंसी वाली, रिस्क वाली, बिल्कुल, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन 11 पे आ जाए, स्टेट एनी 2 फैक्टर व्हिच ऑडिटर शुड कंसीडर टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। स्टेट एनी 2 फैक्टर व्हिच ऑडिटर शुड कंसीडर टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट। कोई भी जो रिलायबिलिटी की 5 बातें बताई ना, उसमें से कोई भी 2 बातें बता दो इसके अंदर, 5 में से कोई भी 2 बता दो। डिस्कस द फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस द ऑडिटर जजमेंट एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो बताओ इसके अंदर कौन से फैक्टर हैं जिसमें ऑडिटर को लगेगा कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं। जो नीचे बातें पढ़ के आए हैं उसी में से इसकी जवाब आएगा, बताओ क्या होगा। वही 4 बातें, सफिशिएंसी वाली बातें अलग लिखनी है, अप्रोप्रिएट के अंदर रिलायबिलिटी की बातें अलग लिखनी है। सफिशिएंट की बातें 4 अलग लिखनी है, अप्रोप्रिएट के अंदर रिलायबिलिटी की 4 बातें अलग लिखनी है, 5 बातें, ठीक है सर। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाएंगे वो हम कर लेंगे। ये जो भी आज क्वेश्चन किए हैं ये सारे क्वेश्चन आपने मुझे करके भेजने हैं, ठीक है सर। उसके बाद हमारा ये हैंडआउट कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर ऑडिट एविडेंस खत्म, फिर हम आ जाएंगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, चलें सर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अल्लाह हाफिज। समझ में आया ना, कोई किसी को क्वेश्चन हो तो बता दे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, जिनके यहाँ पेपर में नहीं देना यहाँ दे दो भले।